नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। अभिनंदन है। और सभी बस तो टकाटक हो, क्योंकि आज की क्लास अन्य क्लास की तुलना में आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हो कि हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो कि करंट अफेयर को लेकर है। जनवरी 2025 तक काफी क्वेश्चन ऐसे चुके हैं जो आने वाले एग्जामों में आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ध्यान में रखिए, आज जो ये क्लास है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। और क्लास के माध्यम से हम आगे के उन पार्टों जो कि दिसंबर, नवंबर एंड जनवरी, इनकी महीनों में क्या कुछ नया बदल चुका। तो आज की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले सभी मित्रों, सभी विद्यार्थियों को सभी हो और बिल्कुल तैयारी दीजिए और ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले जिस एग्जाम में आपके मित्र बैठने वाले हैं उनको भी ये फायदा मिल सके। तो चलो हैं आज की इस क्लास की। और सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय तेजा जी महाराज की जय हो। बिल्कुल नमस्ते। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अवगत करवाइए। सलोनी मीना जी नमस्ते, कैसे हो आप सब? बस चलो, तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में आज हम क्वेश्चनों के साथ काफी कुछ सीखने वाले हैं। और आज की शुरुआत से हम स्टार्ट से करते हैं, बेसिक से। और काफी सारे पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे आपके इस माध्यम से, जिससे आपकी पढ़ाई की नियमितता भी यहाँ से बनी रहे। तो चलो, कुछ शुरुआत करते हैं अपने। और जैसा कि आपको कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप अवगत करवाइए। पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में जो एग्जाम बनेंगे वहां से क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए कि 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसके मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्य अतिथि के रूप में आपको मालूम है, वैसे आप करंट अफेयर से काफी हद तक जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। मैं देख पा रहा हूं आपके जवाबों का इंतजार करो। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक पॉइंट की ओर। थोड़ा सा मैं आपको उन पॉइंटों से अवगत करवाता हूँ जिससे आप एग्जाम में आगे की ओर बढ़े। जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है ये आयोजित जो होती है, देखो पहले इसका जो नाम था वो था राजपथ। पहले जो नाम था वो राजपथ था, लेकिन राजपथ से हाल ही में ये जो चेंज कर दिया गया है और इस स्थान का नाम जो जाना जाता है वो है कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर ये परेड होती है। और अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स की और चर्चा करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये है सुकर्णो। सुकर्णो का यहाँ पे उद्देश्य ये आपको बताना है कि सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं जब 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे तब मतलब इरविन, मतलब जब आपको ध्यान रखना है कि पहला जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी वो इरविन नगर या इरविन क्षेत्र में हुई थी। जब उस समय राजपथ के संदर्भ में ये कोई मैटर था नहीं, राजपथ की जो कहानी आई थी वो बाद में आई थी। और वहां पे इंडोनेशिया के पहले ये जो मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति है सुकर्णो, तो सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे थे सुकर्णो, पहले मुख्य अतिथि थी, ध्यान रखना। अब मैं आपको 4-5 ये तिथियां बताने वाला हूँ। देखिए किन अवसरों पर मुख्य अतिथियों को आमंत्रित नहीं किया गया। तो ऐसे भारत में 52-53 जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 1966 में। इसके अलावा 1921-22 में जब कोरोना का टाइम चल रहा था तब भी मुख्य अतिथियों के रूप में किसी भी देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये 4 अवसर थे। और एक अवसर ऐसे भी आए, 2 अवसर 1968 से 74 में, जिसमें 2 व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया गया। अब हम तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को।
तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और मुद्रा कौन सी आपके, रुपया। तो आपको बिल्कुल इस पॉइंट पे भी ध्यान रखना है, इंडोनेशिया की जो यहाँ पे मुद्रा है वो कौन सी है, रुपया। तो हम एक बार पुनः उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिस क्वेश्चन को लेकर हमने चर्चा की थी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब दे रहे हैं। नमस्ते सभी को, बिल्कुल सी जवाब आप दे रहे हो। तो प्रभा सुबियांतो, बिल्कुल राइट जवाब है सलोनी आपका, क्योंकि ये चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं जो भारत में मुख्य अतिथि के रूप में भारत देश में हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस पे पधारे हैं। तो बिल्कुल नमस्ते सभी को, खुश रहो, मस्त रहिए, और आने वाले वैकेंसी की जो तैयारी को आप नियमित रखते रहिए। और आज जो हम क्वेश्चनों की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर मैं आपको वर्णन भी पढ़ा रहा हूँ। तो 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस में प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि है। आगे हम इसकी चर्चा कर लिए कि 76वां गणतंत्र दिवस है, कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ है, और इंडोनेशिया के संदर्भ में हमने बात कर दी, और इसकी जो थीम है वो भी आपके सामने मैंने रख दी। अगला क्वेश्चन सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डॉक्टर। यहाँ पे बात करें तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है हाल ही में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय। तो देखो, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में बात करता हूं कि प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया जाता है वो 2003 से इसकी शुरुआत हो गई। बिल्कुल ध्यान रखना, 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस लगातार मनाया जा रहा है। 2003 से मनाया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता था, प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता था 2015 तक। तो बिल्कुल आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना कि 2003 से लेकर 2015 तक प्रत्येक वर्ष ये मनाया जा रहा था। लेकिन 2015 में एक नया मतलब नियम पारित हुआ कि अगले 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में ये मतलब आपके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार से 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में मनाया गया। मतलब इससे पहले 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जब तक मैं आपको ले चलता हूं। देखिए आपके जवाब जयपुर, नई दिल्ली, इंदौर, भुवनेश्वर। तो प्रवासी भारतीय दिवस मतलब जब महात्मा गांधी क्यों मनाया जाता है, कई बार ये भी आपसे पूछे। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो उसी याद में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो जवाब दे रहे हैं भुवनेश्वर को, तो बिल्कुल राइट जवाब है। यहाँ पे सलोनी, बिल्कुल राइट जवाब है। जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल जवाब दीजिए कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो डी राइट जवाब। मैं आपको और क्वेश्चनों से यहाँ पे ले चलता हूँ कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 8 से 10 जनवरी 2025 को। और इसका उद्घाटन देखो, मनाया तो गया था 8 से 10 जनवरी को, जबकि उद्घाटन हुआ था 9 जनवरी को। 9 जनवरी को उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जबकि इसका समापन किया था, समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था 10 जनवरी को। तो उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने किया था 9 जनवरी को। अच्छा, मनाया किसके सहयोग से, तो केंद्रीय युवा मामले, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से, केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय तथा ओडिशा सरकार के सहयोग से। तो केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्रालय तथा ओडिशा सरकार के सहयोग से मनाया गया। और इसकी जो विषय क्या रहा था वो भी ध्यान रखना आपको, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। गुड इवनिंग दिनेश जी, बिल्कुल मस्त। तो जुड़े रहिए सभी विद्यार्थी, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और हर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। अब मैं आगे ले चलता हूं। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में नई दिल्ली से हुई थी, और तब पहले मुख्य अतिथि, पहले प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, सर अनिरुद्धि जगन्नाथ जी। ये मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में मतलब यहाँ से आए थे, तो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। अब मैं आपको वापिस उसी क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पे हुआ था, भुवनेश्वर। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को, तो जुड़े रहिए सभी लोग। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्यारा क्वेश्चन आने वाला आपके लिए, कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में जनवरी 2025 में हर वर्ष की बात ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है।
तो प्यारो जवाब दीजिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? चलो 9 जनवरी को तो आपके प्रवासी भारतीय दिवस हो गया। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जनवरी 2025 में आए हुए हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न नंबर 3 का ये जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए और क्लास को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो 12 जनवरी जवाब दे रहे हैं यहाँ पे मिस्टर पवन, बिल्कुल। और कोई ठीक है, बिल्कुल चलते रहिए। जवाब राष्ट्रीय युवा दिवस। तो जैसा कि आपने 12 जनवरी जवाब दिया, बिल्कुल राइट जवाब आपका है। जो विद्यार्थी 12 जनवरी मतलब बी पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक किए हैं वो बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले उससे पहले मैं आपको युवा दिवस के संदर्भ में बताता हूँ। पहले तो हमने उस पॉइंट की चर्चा करते हैं कि जनवरी माह में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि ये भी आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जनवरी माह में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो देखो 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता ही है। साथ में सीमा शुल्क दिवस भी आपके 26 जनवरी को मनाते हैं। इससे पहले 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को जैसा कि अभी हमने पढ़ाई था कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। साथ में यदि हम बात करें यहाँ पे 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाए थे। तो भारतीय सेना का दिवस आता है यहाँ पे 15 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाते हैं 24 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस व राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, दो दिवस 25 जनवरी को है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस एंड राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और लास्ट में 30 जनवरी को आज ही के दिन जिसकी की बात कर रहे हैं, शहीद दिवस। और जैसा कि आपको मालूम है शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो उन्हीं की याद में मतलब 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। हम वापिस उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जो भारत के होनहार युवा, और मैं बात करूं जब उनकी छवि की यदि संदर्भ में बात करें तो युवाओं में बड़ी मतलब इस प्रकार से उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उसी की याद में 12 जनवरी को मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया। चमन नमस्ते, सलोनी बिल्कुल 12 जनवरी को, बिल्कुल जवाब। आगे बढ़ते रहिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए। और अगले क्वेश्चन के रूप में बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 फरवरी से मरुद्रा एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल एसएससी 10+2, सीजीएल 10+2, एसएससी की तमाम वैकेंसियों को माध्यम में रखकर सर्वोदय बैच, एसएससी के लिए विशेष रूप से सर्वोदय बैच चलाया जा रहा है, जिसकी क्लासे आपको स्टार्ट मतलब अभी इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी आपकी। और इसी के साथ मैं आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो 5 फरवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया। एक एक जी नमस्ते। और क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि कौन रहे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पे मुख्य अतिथि कौन रहे? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए तुरंत प्रभाव से। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप सभी विद्यार्थी दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए। चलो मैं आपको उससे प्रश्न का आप जो जवाब दे रहे हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के जो कि मुख्य अतिथि थे, तो यहाँ पे आपको तो जनवरी 2025 का हाल ही में ये क्वेश्चन बना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है, तो वो कब मनाया गया है? जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में सभी विद्यार्थी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल बता दीजिए सभी विद्यार्थी। आप इस क्वेश्चन पे मैं आपको ले चलता हूं कुछ पॉइंट्स की ओर। आपने ऑप्शन पढ़ लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। तो आपको तो ये मालूम ही है कि 30 जनवरी को तो आपके शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
14 नवंबर की बात करें तो ये बाल दिवस के रूप में, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में। 11 नवंबर को ये भी एक महत्वपूर्ण दिवस है, ये है आपके राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। तो 14 जनवरी को, मतलब जैसे कमेंट्स बॉक्स में एक बार देख पा रहा हूँ, चमन जी बिल्कुल सही है। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, बिल्कुल राइट जवाब। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आएगा। 14 नवंबर को तो खैर बाल दिवस आपके मनाते ही हैं, और 30 जनवरी को जैसा कि आप मालूम है कि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 जनवरी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हाल ही में मनाया गया है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखना। और मैं आपको ले चलता हूँ इस एक और पॉइंट की ओर, जैसा कि मैं आपको बताना देना चाहता हूँ। इस संदर्भ में हमने 2-3 पॉइंट और यहाँ पे, कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की घोषणा हुई थी 2018 में, और हाल ही में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो बनाया गया वो आया है आपके 5वां। तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये है क्रमानुसार, और इसकी थीम जो 2025 में रही, लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना। ठीक है, लोगों में निवेश और शिक्षा को प्राथमिकता देना। तो बिल्कुल ए राइट जवाब है। जो विद्यार्थी ए दे रहे हैं वो बिल्कुल अपने सुचारू रूप से, मतलब अपनी पढ़ाई की ओर जागरूक है, बिल्कुल अग्रसर है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और हाल ही में इस क्वेश्चन की जो जनवरी 2025 में ही, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके आने वाले में बड़े महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। पर्सन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि देखो जी, पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां होती है। एक तो होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, और एक होता है पद्म श्री। ये 3 श्रेणियां होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण, थर्ड पे पद्म भूषण, और फोर्थ पे है पद्म श्री। तो यदि इन पुरस्कारों की बात करें तो 4 पुरस्कार भारत के सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं। नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कारों के मामले में भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए प्रश्न नंबर 7 का जैसा कि जवाब दे पा रहे हो, फटाफट जवाब दीजिए, जब तक मैं आपको और पॉइंट्स की ओर अवगत करवा देता हूं। और उससे पहले अवगत करवाएं एक आपके लिए विशेष सूचना जो आ रही कि आजाद बैच आपके लिए 5 फरवरी से ये शुरू किया जा रहा है। आजाद बैच जो कि आपके लिए लाइव बैच होगा, और जेल प्रहरी के जो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 2025 में भर्ती जो चल रही है, इसकी जो क्लास है वो आपके 5 फरवरी से शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, 1 रुपए पर डे के हिसाब से रिकॉर्डेड, और लाइव बैच आपको 2 रुपए पर डे के हिसाब से। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। आज वीडियो में सही चल रहा है, अब सही चलेगा। तमाम इश्यू आए लेकिन टेक्निकल टीम के द्वारा इनको दूर भी किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले आपको जवाबों का मैं इंतजार कर रहा हूं। तो जो विद्यार्थी दे चुके हैं, तो यहाँ पे सी राइट जवाब होगा 139। 139 व्यक्तियों को, मतलब इस बार वर्ष 2025 के कुल पद्म पुरस्कार दिए गए। हालांकि पद्म पुरस्कारों के जो संविधान बनाए गए उसमें ये तय हुआ है कि 120 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि व्यक्ति विशेष को ये पुरस्कार देना पड़ता है। तो इस बार 120 से भी ज्यादा व्यक्तियों, मतलब 139 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब मैं आपको इन पुरस्कारों की बात करते हैं, किस किस श्रेणी में या किस किस विशेष को दिए गए उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि पद्म जो पुरस्कार है प्यारों, पद्म पुरस्कार इस बार 139 व्यक्तियों को दिया गया है। 3 श्रेणी इसमें होती है। तो पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, और पद्म भूषण 19 विशेष व्यक्तियों को अपने कार्यों के योगदानों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और पद्म श्री 113 व्यक्तियों को, ठीक है। और पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए, तब शुरू किए गए थे। ये भी ध्यान रखना, भारत रत्न पुरस्कार
या इन पुरस्कारों की जो शुरुआत की गई थी 1954। तो 7 व्यक्तियों को ये पद्म विभूषण पुरस्कार, कुल मिला के 139 व्यक्तियों को आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मतलब संकट डालने वाला है, हालांकि ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। यदि आपने पढ़ा है थोड़ा सा तो आप इसका जवाब दे पाओगे कि पद्म विभूषण 2025, जैसा कि मैंने भी बताया कि 7 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आपका। अब मैं आपको इस पॉइंट की ओर बताता हूं कि पद्म विभूषण 2025 में किसे प्रदान नहीं किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह केहर, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ए सूर्य प्रकाश। पर्सन नंबर 8 की ओर आप जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। नमस्ते घनश्याम जी, बिल्कुल नमस्ते, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो, आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। और बहुत सारी भर्तियां आपके सामने हैं। 2025 का पूरा वर्ष आपके लिए भर्तियों से भरा हुआ है। आशा की जाती है कि आप अपनी पढ़ाई को नियमित रखेंगे। और जैसा कि अब सभी टेक्निकल इश्यू समाप्त हो चुके हैं, आज बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छी क्लास भी चल रही है, आवाज भी ठीक आ रही है, तो डेली में आपको 4 बजे, आप टाइम नोट कर लीजिए, 4 बजे मैं आपके सामने डेली आने वाला हूं करंट अफेयर्स के मुद्दों को लेकर। इसके अलावा जो जीके से संबंधित जो भी पॉइंट्स आपके बनते एग्जाम्स में, उन सब की चर्चा में क्लास के माध्यम से आपके सामने से अवगत होऊंगा। तो जुड़े रहिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलो, आपका जवाब यहाँ पे जो भी हो, तो यहाँ पे डी आपका जवाब होगा, ए सूर्य प्रकाश, क्योंकि इन्हें पद्म श्री दिया गया है, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण इन्हें भी दिया गया है, रेड्डी जी को, और जगदीश सिंह खेहर को भी दिया गया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी दिया गया है। तो आपको बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान रखना, डी जिन विद्यार्थियों ने दिया है। तो अब मैं आपको उस पॉइंट से भी अवगत करवा देता हूं कि किन किन व्यक्ति विशेषों को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो इस साल के जो पुरस्कारों की बात करें, तो आप यहाँ पे नोटिस कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा में, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त जगदीश सिंह केहर को लोक कार्य के लिए चंडीगढ़ के यहाँ पे रहने वाले हैं। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाकिया कला के क्षेत्र में गुजरात। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में कर्नाटक से। और एम टी वासुदेव नायर को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य के और शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलो कोई नहीं, बिल्कुल, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, नमस्ते, कैसे हो? तो क्वेश्चन आपका जो ये आ रहा था यहाँ पे, मतलब इन 3 विशेष व्यक्तियों को तो दिया गया, लेकिन ए सूर्य प्रकाश को नहीं दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और आगे आपके सामने, इनका भी विशेष रूप से आप पे ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वेनेजुला के नवीनतम राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किनकी नियुक्ति हुई है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वेनेजुला में लगातार सत्ता का दौर एक ही सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लगातार 1 2 3 मतलब वो ही चुने जा रहे हैं। तो आप उस व्यक्ति विशेष को भी बता दीजिए कि कौन है। तो बताइए, वेनेजुला के नए राष्ट्रपति कौन से? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कुछ विशेष परिचित चेहरे भी आपके सामने हैं: मोहम्मद यूनिस, व्लादिमीर पुतिन, जस्टिन ट्रूडो एंड निकोलस मादुरो। तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। वेनेजुला के नवीनतम राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल, अच्छा, मजा आ गया, बिल्कुल मजा ही आएगा, टेंशन ही लेने की आवश्यकता नहीं है, आप मस्त होकर पढ़िए और ऑप्शनों में जवाब दीजिए। तो देखो, आपको बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हाल ही में शेख हसीना सरकार की जो सत्ता चेंज हुई है, तो उनके स्थान पे मोहम्मद यूनिस को सत्ता यहाँ पे सौंपी गई है, जो अस्थायी सरकार की जगह, क्योंकि बांग्लादेश में काफी सारे विवाद हाल ही में आपने देखे होंगे। और सत्ता को लेकर, जैसे शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, भारत में उन्होंने शरण ली, उसके बाद में सत्ता का परिवर्तन हुआ, काफी सारे विवाद हुए, और उसके बाद में मोहम्मद यूनिस को वहां के प्रधानमंत्री के रूप में चुने। अब मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट बी ऑप्शन की तरफ, व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के प्रधानमंत्री के रूप में है। तो आप पुतिन की तरह वहां पे चले। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और जस्टिन ट्रूडो हाल ही में काफी चर्चा में भी रहे थे, क्योंकि
भारतवासियों पर जो इनके कमेंट्स थे वो विपक्ष में पड़े, क्योंकि भारत के संदर्भ में उचित नहीं रहे, काफी विवाद रहे, और ये व्यक्ति विशेष कनाडा से जुड़े हुए हैं। अब आपके ऑप्शन डी यहाँ पे बच जाता है, और डी ऑप्शन है निकोलस मादुरी, तो वेनेजुएला के हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। चलो डी जवाब दिया चमन जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। तो एक इसमें विशेष जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि क्या यहाँ पे विशेष पॉइंट बन सकते हैं। तो ये तीसरी बार लगातार यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए हैं, और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है, और राजधानी है कराकास। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात 979 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है वेनेजुएला में, और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये केरो नदी के तट पे है। आपको ध्यान रखना है, वेनेजुएला में एक नदी बहती है केरो नदी, उस पे 979 मीटर एक ऊंचा जलप्रपात है, जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चलो ये विशेष जानकारी के बाद में मैं आपको एक और क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। और जैसा कि हाल ही में यदि एग्जामों में यदि क्वेश्चन आए, तो इन क्वेश्चनों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपको कहता है कि तेलंगाना, जो हाल ही में मतलब भारत का, ऐसे तो आपके 2 जून 2014 की बात है कि नवीनतम राज्य आंध्र प्रदेश से बना, तो उच्च न्यायालय वहां के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप बताइए तेलंगाना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी सारे विद्यार्थी राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जवाब देते रहिए चमन जी, बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जवाब आपका चलता रहना चाहिए। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मैं आपको कुछ पॉइंट चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि हाल ही में 51 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में चेंज हो गए, और 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने शपथ ली है। तो ये पॉइंट्स भी आपको इंडिया जीके की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 50 मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मतलब आपके वाई चंद्रचूड़, ठीक है, और डी वाई चंद्रचूड़, आपने नाम सुना होगा। तो डी वाई चंद्रचूड़ थे। तो 50 मुख्य न्यायाधीश के बाद में 51 में मुख्य न्यायाधीश आपके यहाँ पे बनाए गए संजीव खन्ना। तो बताइए, तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जवाब यहाँ पे दिया है, न्यायमूर्ति सुजाई पोल को यहाँ मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए भी बता देना चाहता हूँ कि मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान के विद्यार्थी मुख्य रूप से ध्यान रखना कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजाई पौल है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हाल ही में 51वें मुख्य न्यायाधीश। तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप जवाब देते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है, और ये भी हाल ही में मतलब एक विशेष उपलब्धि के रूप में आपके सामने क्वेश्चन बना है नया। तो इसका भी जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट महिला टीम की तरफ से क्वेश्चन बना जा रहा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के सबसे तेज रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है। वनडे के इतिहास में महिला वर्ग की बात कर रहा हूं, सबसे तेज 4000 रन उन्होंने बनाया है। इसके साथ ही T20 में भी उन विशेष पर्सन का 4000 रन है। भारत में 2 ही खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने 4000 रन बनाए हैं वनडे इंटरनेशनल में। एक तो मिताली राज, जो पूर्व कप्तान भी रह चुकी है, और उसके बाद में मिताली राज के बाद में उस व्यक्ति विशेष की यदि बात करें, तो बिल्कुल जवाब दीजिए। तो वो जवाब आपके सामने है, स्मृति मंदाना। वर्तमान में भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल स्मृति मंदाना, 4000 रन इन्होंने बनाए हैं, और इससे पहले मिताली राज ने भी 4000 रन बनाए। आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय की वर्तमान में महिला वर्ग में कप्तान जो हैं कैप्टन हरमनप्रीत कौर है। तो हरमनप्रीत कौर वर्तमान में भारतीय महिला टीम की कप्तान भी है,
तो इस ऑप्शन के माध्यम से आपको 3 पॉइंट यहाँ पे तैयार होएगी। स्मृति मंदाना आपके सबसे फास्ट 4 रन जो इन्होंने बनाए हैं। बिल्कुल सलोनी बिल्कुल गलत जवाब आपने दिया है। चमन बिल्कुल राइट जवाब आपने दिया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे आपको देख पा रहे हो कि 12 जनवरी 2025 को, या 12 क्वेश्चन है जनवरी 2015, जनवरी 2015 और इसमें अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया है। जैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि पतंग महोत्सव भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें राजस्थान में जयपुर और गुजरात का अहमदाबाद शहर बड़ा प्रसिद्ध है। साथ ही भारत के विभिन्न शहरों में मतलब ये त्योहार मनाया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 हाल ही में मनाया गया तो जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर, दिल्ली। ठीक है, बिल्कुल हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। राइट, चलते रहिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट जवाब है आपका भी। स्मृति मंदाना बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जवाब। अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ कि देखो राजस्थान की दृष्टि से क्वेश्चन आए कि राजस्थान में जैसे बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाते हैं। तो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, क्योंकि मैंने जैसा कि अवगत करवाया कि जयपुर प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जयपुर हमेशा राइट जवाब होगा। राजस्थान के संदर्भ के साथ यदि भारतीय स्तर पे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो मनाया जाता है वो है आपके इस साल का मतलब अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में साबरमती नदी पर रिवर फ्रंट है, वहां पे ये त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल, अच्छा चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया चमन जी, इंटेलिजेंट ही रहिए, मैं तो यही चाहता हूँ सभी विद्यार्थी बढ़िया पढ़े। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर लेके चलता हूँ। आपने जवाब दिया, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो आयोजन कहां पे किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन स्थल, तो आपके जवाब हैं लद्दाख, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई। तो प्यारो जल्दी जवाब दीजिए, बिल्कुल मस्त स्टोरी। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए यहाँ पे। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई। चलो पहले मैं आपको कुछ और प्रश्नों से या कुछ विशेष पॉइंट से अवगत करवाता हूँ। जब तक आप अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में देते रहिए और मैं आपको ले चलता हूँ कुछ विशेष पॉइंट्स की ओर। तो देखो जी, विशेष जानकारी यह है कि खेलो इंडिया गेम्स 2025 23 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले या हो चुके हैं भी हाल ही में, और ये होंगे लेह और लद्दाख में। तो बिल्कुल लेह लद्दाख से शुरू हुआ है, जो इस राष्ट्रीय खेल आयोजन का 5वां संस्करण। खेलो उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित एनडीएस स्टेडियम में ये आयोजन होंगे, और साथ में लद्दाख में पहला चरण होगा, उसके बाद में द्वितीय चरण में फरवरी में जो होने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर में होगा। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, तो उस प्रकार से यदि हम बात करें तो यहाँ पे ए राइट जवाब होगा, मतलब लद्दाख आपका राइट जवाब होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। तो बिल्कुल बलराम जी, यहाँ भी आप चूक कर चुके हैं, चेन्नई नहीं है जी। चमन जी यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं। चमन बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, ये लगातार प्रयास कर रहा है, बहुत ही अच्छा। तो लद्दाख आपका राइट जवाब है। तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासों में हम और भी इससे बेहतर आपके भौतिक जो क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे क्या है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के माध्यम से आप उन टॉपिकों से भी अवगत हो और आने वाले जितने भी एग्जाम से हाल ही में जैसे आरपीएफ का चल रहा है, एसएससी जीडी का है, तो उन्हें फायदा उठा सके। चलो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। जो विद्यार्थी पहले वाले वीडियो को देखा है तो वो बिल्कुल इस प्रश्न में कहीं ना चूक करने वाला नहीं है। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी एक बार इसका जवाब मेरे सामने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दीजिए। तो क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में भारत में किस शीर्ष शतरंज खिलाड़ी, मतलब भारत के सर्वश्रेष्ठ और सबसे कम उम्र में उन्होंने ये मुमताज हाजिर की है। तो शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन है भारत में? अर्जुन एरिगेसी, परिमार्जन नेगी,
डी गुकेश या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, चमन यहाँ पे सी जवाब दे रहा है, कोमल चावला जी ये जवाब दे रही हैं, मतलब पहले वाले प्रश्न के संदर्भ में। बलराम यहाँ पे सी जवाब, तो बहुत ही बढ़िया जवाब आपने दिया है, बिल्कुल डी गुकेश। डी गुकेश भारत के ऐसे शख्सियत रहे जो इन्होंने सबसे कम उम्र में 18 वर्ष में ही ये मुकाम हासिल कर लिया। तो अपने आप में भारत के दृष्टि से एक गौरवान्वित बात है कि एक युवा अपने प्रयासों में सफल रहा। तो जुड़े रहिए सभी विद्यार्थी, आगे के पॉइंट की ओर चलते हैं, या मैं आपको इस पर्सन की कुछ विशेष पॉइंट बताता हूं। चलो खैर कोई नहीं, डॉक्टर गुकेश से आगे एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपनी। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 आपके आ रही है, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए आप। करंट अफेयर्स के संदर्भ में क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपको कह रहा है क्योंकि राजस्थान पूरे भारतवर्ष का पहला राज्य बन गया है, समान नागरिकता संहिता कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्योंकि ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष में मतलब छा रहा है, तो इसको मतलब संसद में भी सत्रों में ये नारा गूंजता रहता है, बार बार विपक्ष विपक्ष के बीच में बहस भी होती रहती है। तो वर्तमान में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा भारतवर्ष में ये है, समान नागरिकता संहिता कानून को लागू करने में। और राजस्थान पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य बन चुका है। तो आप इस और अपना कमेंट्स व्यक्त कीजिए। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड और मिजोरम, कमेंट्स बॉक्स में बताइए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जल्दी जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न की ओर यदि हम बात करें तो बहुत ही प्यारा जवाब, जल्दी कमेंट्स बॉक्स में। और मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, मिजोरम। तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड राज्य भारत का पहला राज्य बन चुका है प्यारो, जिन्होंने समान नागरिकता संहिता कानून को मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल, और सभी को नमस्ते। तो देखिए जी, जैसे कि आज की जो टेस्ट सीरीज का या मैं बात करूं, क्योंकि ये जो क्लास थी वो आपको 4 चरणों में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 माह के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन रहे हैं, उन सब की हम 4 दिन की इस क्लास में, जो आपके जितना भी समय आपके सामने होगा, लगभग 100 क्वेश्चनों का हमारा जो टारगेट है, क्योंकि आरपीएफ, एसएससी, जो जीडी, इन भर्तियों को माध्यम में बनाकर और भी जो भर्तियों की तैयारी करें उन सभी के लिए 100 क्वेश्चन मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में क्या इनमें पूछे जा सकते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी कि 100 क्वेश्चनों में आने वाले एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पुटअप। तो आप सभी लोग इसका फायदा उठाते रहिए। सभी को नमस्ते, और कल 4 बजे पुनः हम इसी समय आपसे फिर अवगत होंगे। डेली आप 4 बजे जुड़ जाइए। 4 बजे आपके लिए मैं करंट अफेयर्स के साथ जीके से महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स है वो आपके लिए लेके आऊंगा। तो हर दिन अब कुछ नया होने वाला है चैनल के माध्यम से, तो जुड़े रहिए। बिल्कुल, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। तो आज के लिए हम विदा ले लेते हैं। आप भी अपनी पढ़ाई को नियमित रखिए और मस्त होके पढ़िए, खूब सारी भर्तियां हैं। आशा करता हूँ परम परमेश्वर से कि आपके लिए कोई न कोई भर्ती आपके लिए ऐसी कुशल पूर्वक रहे जिसमें आप अपनी सफलता को सुनिश्चित। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे। ओके।